देखिए आईपीसी में आपका 53 चल रहा था भाई। और मृत्यु दंड के बारे में, डेथ सेंटेंस के बारे में लगभग 2 लेक्चर लग गया था आपका। और ऐसी दशा में आपका अब इसमें जो 4 और दंड के प्रकार हैं उसको देखा जाए। आपका दूसरा प्रकार है लाइफ इम्प्रिजमेंट या आजीवन कारावास। और जब भी आप आजीवन कारावास पढ़िए, आपका पहला क्वेश्चन बनता है कि लाइफ इम्प्रिजमेंट या आजीवन कारावास का मतलब क्या हुआ। ये दूसरा दंड का प्रकार हम शुरू किए हैं। तो आजीवन कारावास का मतलब जीवन भर का कारावास, यानी कि जब तक कि मृत्यु न हो जाए तब तक का कारावास। और एक बार पूछा गया है कि शेष जीवन भर तक का कारावास, यानी कि जितना उसका जीवन है तब तक उसे जेल में रखा जाए, इसी को आजीवन कारावास की सजा कहते हैं। और आपका देखिए तमाम जेल मैनुअल हैं, फिर एक बार याद रखिए, यानी कि तमाम राज्यों के जेल के अलग अलग कानून हैं। और ये उसमें लिखा गया है कि अगर इतने दिन तक, कहीं 20 साल ज़्यादा है, अगर 20 साल तक यह सज़ा भुगत चुका है उसके बाद छोड़ा जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार ये बात दोहरा रहा है कि लाइफ इम्प्रिजमेंट का मतलब कि आपका जब तक कि मृत्यु न हो जाए तब तक के लिए कहाँ रखा जाए, उसे जेल में। तो अगर आपका आ जाए कि आजीवन कारावास कितने वर्ष का होता है, 15 वर्ष, 20 वर्ष, दे देगा 30 वर्ष। और जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक का कारावास, तो क्या मार कर आएंगे अब, जब तक मृत्यु न हो जाए, यानी कि शेष जीवन भर का कारावास। ये हम नहीं बता रहे हैं, बार बार विवाद उत्पन्न होने पर सुप्रीम कोर्ट इस बात को पुख्ता कर रहा है। 3 केस याद रखना है, नोट्स में है भी। पेज नंबर 49 में आपका मध्य प्रदेश राज्य बनाम रतन सिंह का केस है। अब्दुल आजाद वर्सेस राज्य। ज्यादा जो क्वेश्चन बना है अब्दुल आजाद वाला बना है कि अब्दुल आजाद वर्सेस राज्य। और तीसरा शाहिद हुसैन वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य, यानी कि तीसरा है शाहिद हुसैन वर्सेज पश्चिम बंगाल राज्य। इसमें जो आपका क्वेश्चन देखना है, दूसरा केस देखना है ज्यादा, कौन सा, अब्दुल आजाद। देखिए इसी को थोड़ा समझाना पड़ेगा। आपका क्वेश्चन का मॉडल हम बता रहे हैं। एक आपका धारा 53 के सेकंड दंड को हमने बताया आजीवन कारावास। इसी के साथ तुरंत धारा 57 पढ़ेंगे आईपीसी। और आपका फिर आईपीसी 116, 511 पढ़ेंगे। और फिर एक धारा सीआरपीसी में जाएगी और सीआरपीसी में 437 ये पढ़ना पड़ेगा। देखिए थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और आपका भी झारखंड में भी पूछा गया था, यूपी में भी ये क्वेश्चन आया। अब एक बार कंसेप्ट क्लियर करिए और पूरी तरह देखिए। आपका सामान्यतः आजीवन कारावास का मतलब होता है प्रकृत्या शेष अवधि तक के लिए कारावास, यानी कि जितना जीवन बचा है तब तक के लिए उसे कारागार में रखा जाए। लेकिन लेकिन हम लगा रहे हैं और लेकिन पर ही सतर्क रहना है, यानी कि जैसे ही बट या परंतु लग जाता है इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ये खतरनाक होता है ये बट परंतु। कई बार उदाहरण भी बताया गया है। अब आगे बढ़ा जाए। लेकिन 57 क्या कहती है कि अगर दंड भिन्नों की गणना करनी है, पूछा जा चुका है, ये निश्चित तौर पे आता है क्वेश्चन। दंड भिन्नों की गणना करना है। दंड भिन्न का मतलब हुआ कि आधा निकालना हो, तिहाई निकालना हो, चौथाई निकालना हो, पांचवा हिस्सा निकालना हो। तो फिर याद रखिए दंड भिन्नों की गणना करने में अब यहाँ समस्या देखिए क्या आई।
कि हमने बताया कि आजीवन कारावास का मतलब जीवन भर का कारावास, और आजीवन कारावास का आधा करना है तो जीवन भर का तो भाई क्या भरोसा कितने दिन तक जीवित रहेगा, तो आधा किया जाना संभव नहीं है। तो 57 यानी कि आईपीसी की धारा 57 कहती है कि जब आजीवन कारावास की गणना दंड भिन्नों में करनी है तब आजीवन कारावास को 20 वर्षों के तुल्य माना जाएगा। तुल्य माने इक्वल, इक्वल यानी कि समान। तो पहला क्वेश्चन अभी झारखंड में बना था, यूपी में भी पहला क्वेश्चन आपको ये मिला कि कब आजीवन कारावास को 20 वर्षों के समान या तुल्य या इक्वल माना जाएगा, तो जब आजीवन कारावास की गणना किसमें करनी हो, दंड भिन्नों में। तो आज अब कितने वर्षों का माना जाएगा, आपका 20 वर्ष। कौन सी धारा, धारा रट कर जाइएगा, आपका कौन सी धारा है, 57। अब ये आगे नहीं बताई जाएगी। एक, हाँ, आजीवन कारावास की दंड भिन्न निकालने के लिए 3 सेक्शन में उदाहरण दे रहा हूँ। 116 आईपीसी 511 और एक सीआरपीसी में मैं अच्छा उदाहरण दूंगा जो एचजेएस में पूछा गया था, 437 ए। तो 2 उदाहरण दिया जाए, तीनों ना दिया जाए। एक हम आईपीसी की धारा उठाते हैं 511 और दूसरा सीआरपीसी की कौन सी धारा, 437 है, तब सही रहेगा। और इधर आपका देखिए 511 के बारे में पहले 2-3 लाइन जानिए। जो आईपीसी की धारा 511 है ये क्रिमिनल अटेम्प्ट यानी कि आपराधिक प्रयत्न की एक अवशेषी धारा है, एक रिजुडियरी प्रावधान है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आईपीसी में प्रयत्न को कहीं अलग से दंडनीय न बनाया गया हो तब 511 अप्लाई होगी और आपका लागू होगी। एमपी का जो मॉडल था वह बना था कि सेक्शन 511 कब लागू होगा, तो 309 के मामले में, 307 के मामले में, 308 के मामले में, इनमें से कोई नहीं। तो 309 में आत्महत्या का प्रयास अलग से दंडनीय है, हत्या का प्रयास 307 और हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानव वध का प्रयास 308 तो किसी में लागू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अलग से प्रयत्न को आईपीसी में क्या बना दिया गया है, दंडनीय, लागू नहीं होगी। ये भरमाने वाला क्वेश्चन एमपी ने बना दिया और जो लोग नहीं जानते हो निश्चित रूप से क्या होंगे, भ्रम में आ जाएंगे। तो आगे बढ़ा जाए। 511 जुर्माने को आधा नहीं करती, दंड को जरूर आधा करती हैं। तो प्रयत्न में दंड कितना दिया जाता है, आधा से अधिक नहीं। तो आइए अगर कोई व्यक्ति है आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करता है, अपराध नहीं करता भाई, अपराध का क्या करता है, प्रयत्न, क्योंकि अपराध कर दिया तो अलग हो जाएगा। अब कान 511 कहती हैं कि आजीवन कारावास के आधे से अधिक का दंड अटेम्प्ट के मामले में नहीं दिया जाएगा। अब यहीं आपको दिमाग लगाना है कि इस धारा के तहत आजीवन कारावास का अब आधा निकालना है, तो आजीवन कारावास की गणना दंड भिन्नों में अब करनी है। तो तुरंत आईपीसी का कौन सा सेक्शन कवर कर लेंगे, 57। तो आधा तिहाई चौथाई निकालना हो तो आजीवन कारावास को कितने वर्षों के समान मानेंगे, 20, और 20 का आधा निकल जाएगा तो कितना होगा, 10 साल। अब ये तो हो गया, ये ना समझ में आया तो बता दे भाई, फिर नहीं तो सीआरपीसी में अब उदाहरण देखा जाए। एक आईपीसी का हो गया। सीआरपीसी में बहुत महत्वपूर्ण है उदाहरण, नई धारा जोड़ी गई है 437
ए, ध्यान से देखिए आपका, ऐसे अपराध जो मृत्यु दंड से दंडनीय नहीं है, उन मामलों में यदि अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है और जेल में है और जितना अधिकतम सजा थी अगर उसका आधा वह जेल में व्यतीत कर चुका है तो सामान्यतः अब उसे जमानत दे दी जाएगी। लेकिन किसी भी दशा में उस अपराध के लिए जो अधिकतम सजा है उससे अधिक तक उसे अंडर ट्रायल जेल में नहीं रखा जाएगा। तो भाई लीगल तौर पर तो हो सकता है न समझ में आया हो। सबसे अच्छा उदाहरण एक देखा जाए चोरी का अपराध, उसके बाद आजीवन कारावास पर हम आएंगे। एक घर में चोरी किया है तो आपका 300 कौन सी धारा लागू होगी? 380। घर में चोरी के लिए कौन? 380 में दंड पहले देख लिया जाए, अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। अब आइए, ए पकड़ा गया, ए जेल भेज दिया गया, जमानतदार मिल नहीं रहे हैं, जमानत हुई नहीं क्योंकि ये गैर जमानती अपराध था और 3.5 साल ये जेल में रह चुका है। यानी कि जो अधिकतम कारावास की अवधि है उसका कम से कम कितना रह चुका बिना जमानत के? आधा। तो सामान्य नियम ये है कि अब ए को जमानत दे दी जाएगी। ए को क्या की जाएगी? जमानत दे दी जाएगी। लेकिन अगर नहीं दी जाती किसी कारणवश तो जो उस अपराध के लिए अधिकतम सजा हो सकती है, कितना हो सकती है? इससे अधिक वह जेल में नहीं रखा जाए। ये कौन सी धारा है? 437 ए। अब इसको आजीवन कारावास की तर्ज पर थोड़ा को रिलेट करिए। एक अभियुक्त है, इसने अपराध किया और उस अपराध में जो अधिकतम सजा हो सकती थी कितनी हो सकती थी? आजीवन कारावास। अब आजीवन कारावास का चूंकि आधा निकालना है क्योंकि आधा समय अगर अंडर ट्रायल मैंने अभी निर्णय नहीं आया और बिना जमानत के जेल में रहा तो सामान्यतः उसे अब जमानत दे दी जाएगी। तो अब यहाँ आजीवन कारावास का कितना निकालना है? आधा। आधा ही निकालना है पहले। तो तुरंत आईपीसी की कौन सी धारा दिमाग में लाएंगे? 57 की आजीवन कारावास की गणना अगर दंड भिन्नों में करनी है तो कितना वर्ष माना जाएगा आजीवन कारावास? 20 वर्ष। और 20 वर्ष का आधा आराम से निकल जाएगा, कितना? आपका 10 साल। तो ये कौन सी धारा हमने उदाहरण एक बताया? 437 ए। और अच्छा क्वेश्चन एजेस में बना है, हो सकता है उत्तराखंड में भी ये क्वेश्चन आ जाए क्योंकि अच्छा बना है ये क्वेश्चन आपका। हम्म। नहीं, अब जमानतदार की अब डिटेल में देखना पड़ेगा हमें भी क्योंकि बहुत दिन हो गया। आपका 2-4 दिन में शाम को पढ़ाया जाएगा जमानत, तब वहाँ देखा जाएगा, हमें भी याद नहीं आ रहा है। यानी कि वो पढ़ाया जाएगा ही 2-3 दिन में, शाम को पढ़ाया जाएगा 1-2 दिन में, तब हम देखेंगे। हम्म। नहीं, कोर्ट के आर्डर से छूटेगा, बिना आर्डर से ऐसे ही थोड़े कोर्ट जमानत दे देगी। लेकिन किसी भी हाल में जो अधिकतम सजा है उससे अधिक नहीं रखा जाएगा क्योंकि रुदल शाह और तमाम मामले में आपका छोटे छोटे अपराध किए और 3 साल की सजा थी, 8-8 साल से पड़े थे। तो ये रुदल शाह में दिए गए निर्णय के बाद जोड़ा गया। तो इतिहास देखिए आपका डिटेल में सीआरपीसी में पढ़ाया जाता है। यहाँ तो हमने एक बस आईपीसी से उदाहरण देकर पढ़ाया, डिटेल में आपका सीआरपीसी में जाएगा। तो आगे चला जाए भाई, सेक्शन आपका आगे बढ़ा जाए। देखिए आपका अगला दंड का प्रकार देखा जाए। तीसरा जो दंड का प्रकार है कल बताया ही गया था कि वह रिपील है और 53 ए में जोड़ा गया है, तो 53 ए के साथ अब डिटेल में चलेगा। चौथा जो है यानी कि अब वर्तमान में आपका तीसरा, मैंने क्रम से चौथा लेकिन वर्तमान में कौन था? तीसरा।
तीसरा जो दंड का प्रावधान है इम्प्रिजमेंट, यानी कि कारावास। तो कारावास दो प्रकार का हो सकता है, या तो सश्रम या कठोर या सादा। सश्रम कारावास में कारागार जेल भुगतते समय काम कराया जाता है जेल में, और सादे में काम नहीं कराया जाता। अब कौन सा काम किसको दिया जाए, ये उसकी योग्यता के अनुसार भी डिसाइड किया जाता है। किसी से आटा गुथवा दीजिए, तो किसी से खेती करा दीजिए, तो किसी से फूल की सिंचाई करा दीजिए, तो किसी से डॉक्टरी करा दीजिए, तो किसी से आपका नौटंकी करा दीजिए, यानी कि गांधीगिरी। तो जो जैसा रहता है वैसा काम दिया जाता है। कठोर कारावास में तो दो तीन काम बता दें उदाहरण के तौर पे, जैसे कि संजय दत्त थे, मैंने गांधी बाबा पर फिल्म बनाए, और जब जेल गए तो हुआ कि नौटंकी करिए, और खूब नौटंकी किए जेल में, और कैदियों को गांधी का पाठ पढ़ाए, बहुत अच्छे से रहे जेल में, और उसका लाभ भी मिला। फरलो की छुट्टी तो ये छुट्टी, यानी कि सजा कट रही थी और घर में थे, तो उसका लाभ मिलता अच्छा आचरण का। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि बाबा राम रहीम थे, देख ही रहे हैं आपका, चूंकि हनीप्रीत से बहुत प्रेम था, वो मुंह बोली बेटी थी, और आपका जब बाबा जेल में गए तो हुआ कि इनको क्या काम दिया जाए, तो आपका क्या करिए, आप पौधे पौधे को पानी दीजिए, फूलों को कटाई छटाई करिए, और फूल देख देख कर हनीप्रीत को क्या करिए। अब हम थोड़े बता रहे हैं, भूल जाइए भाई, याद करिए, क्यों याद करना है आज। मैंने आप लोग खुद बता दिए कि याद करिए, अरे भाई भूल जाइए कि कोई हमारी मुंह बोली बेटी थी हनीप्रीत, और हनीप्रीत जब पकड़ी गई तो दिन भर उसके आंख से बुलबुले टपके। तो आंसू वाला केस भी याद रख लेना है आपका, पलविंदर कौर, टीयर्स वाला केस याद रखिएगा, पूछा जाता है कौन सा केस है। तो एक क्वेश्चन और आपको मिला आंसू वाला केस, तो बहुत बड़े बड़े क्या चूते हैं, बुलबुले, आपका ग्लिसरीन इत्यादि लगा लीजिए, जो भी लगाना हो। अगला देखा जाए भाई एक दो और उदाहरण, जैसे कि आपका आरुषि मर्डर केस था नोएडा का। इसमें जब वो तो भाई सुप्रीम कोर्ट में अपील है, हाई कोर्ट ने छोड़ दिया संदेह का लाभ देकर, लेकिन सत्र न्यायालय ने जब आजीवन कारावास पति पत्नी को दिया, तो चूंकि ये डॉक्टर थे तो कैदियों का इलाज करते थे, इंजेक्शन लगाना, चेकअप करना सब। लालू यादव जी को क्यों छोड़ दिया जाए, क्योंकि राजनीति के पक्के और माहिर खिलाड़ी थे। जेल से ही चाहे कि हम नीतीश को ध्वस्त कर दें, जेल से बाहर रहते तो मैं बता दूं नीतीश जी की सरकार नहीं बनने देते। तो ऐसी दशा में जब इनको मने जेल हुई, तो हुआ कि इनको क्या काम दिया जाए, तो हुआ कि राजनीति शास्त्र पढ़ाइए, यानी कि कैदियों को पॉलिटिकल साइंस दिया गया पढ़ाने के लिए। देखिए आपका लालू यादव जी काफी पढ़े लिखे हैं, वो हाव भाव अपना चाल चलन इसलिए रखते हैं वैसा, ताकि जो आम जनता है वो जाने कि हाँ हमारे हितैषी है। यानी कि आपका हाव भाव इसलिए रखते हैं, एलएलबी किए हैं, ये नहीं कि आपका एलएलबी किए हैं तमाम चीजें, तो राजनीति शास्त्र का एमए किए हैं, तो राजनीति शास्त्र का पाठ पढ़ाने के लिए दिया गया, और 25 रुपया डेली मिलता था, दिया था पेपर में कि इनको पढ़ाने का कितना मिलता है डेली, मैंने पैसा भी मिलता है थोड़ा, और घर पर भी भेज सकते हैं पैसा दोनों पुत्रों को, लेकिन पैसे की आवश्यकता ही नहीं है। अब यह है कि पुत्र नहीं पढ़ पाए वो अलग बात है, बड़ा आपका इसी में देखिए बड़े छोटे में लड़ाई हो रही है इस समय खूब। बड़ा पुत्र कह रहा है कि हम उत्तराधिकारी, छोटा कह रहा है कि हम, और दोनों पहुंच जा रहे हैं लालू यादव जी के हैं। बड़ा पुत्र आपका इग्नोर किया जा रहा है, और छोटे पुत्र को क्या कर रहे हैं लालू यादव, रोज मीडिया में आ रहा है कि ये मिलने नहीं दिया, बंधक बना लिया मेरे पिता को, ये नहीं मिलने दिया। तो भाई जिसमें गुण होगा वही तो बनेगा, बड़ा छोटा से क्या, जिसमें गुण होगा। तो भाई बड़े पुत्र हैं, और आप कह सकते हैं शंकर भगवान का कभी रूप ले लेंगे,
कभी मोहिनी रूप धारण कर लेंगे और कभी आपका कर लेंगे कृष्ण भगवान का पत्नी के सामने नागिन और मोरनी डांस करेंगे। तो पत्नी से भी विवाद हो गया कि ये तो रात में क्या करता है, बकबकाता है। बकबकाता है मतलब कि उसको क्या बोलते हैं भाई? हाँ, हाँ, रात में मैंने सोते समय पता ना कहाँ गुम हो जाता है। ये आया मीडिया में और कोर्ट में दिया गया है कि इनका मानसिक संतुलन सही नहीं है। ये राधा बन जाते हैं तो कभी कृष्ण बन जाते हैं। और ड्रेस पहनकर आप लोग देखे होंगे पूरा आता रहता है कि ड्रेस पहनकर बांसुरी बजाते हुए। तो भाई देखिए आगे देखिए, अब हो गया ये बहुत ज्यादा। अब कारावास दो प्रकार का, एक कठोर और दूसरा कौन, सादा। अब आइए, संपत्ति का समापहरण। न्यायालय अपराधी के चल और अचल संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे सकता है। ये भी दंड का एक क्या है, रूप है। और अंतिम रूप कौन है, जुर्माना या फाइन। तो जुर्माना प्रतिकर है कि दंड है? दंड है। किस धारा में है, 53 में। चौथा दंड के रूप में मान्यता है, पांचवा। तो जुर्माना न देने पर अब अतिरिक्त दंड जो होगा, और वही बातें आगे हम पढ़ेंगे। देखिए आगे भाई, अब आइए 54 54 ए और 53 53 ए देख लिया जाए शॉर्टकट में। ये जो 53 का थर्ड दंड था, आजीवन निर्वसन, या सामान्यतः हम कहते थे काला पानी। तो ऐसी दशा में ये दंड जब भारत आजाद हुआ तो 1949 ईस्वी, बीएचयूएलएल में भाई कल भी बताया गया, अभी पूछा गया था कि कब निश्चित किया गया। तो 1949 में इसे रिपील किया गया, निश्चित किया गया। और 1955 में 1955 में इसकी जगह पर एक और सेक्शन जोड़ा गया। वह सेक्शन कौन था, 53 ए। और जहां जहां आजीवन निर्वसन था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, आजीवन कारावास। बस एक लाइन याद रखिए, किस में कन्वर्ट किया गया, आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये दंड का भारत में प्रकार नहीं था। तो क्वेश्चन में पहले ही दिन बनाया था कि मूल रूप से कितने दंडों के प्रकार थे, 6। वर्तमान में 5। चौथा क्लास निश्चित है। तीसरा कब निश्चित किया गया, 1949। की धारा में जोड़ा गया, 53 है। 53 है कब जोड़ी गई, 1955। इतना याद रहेगा तो काम चल जाएगा। इसके बाद आइए आपका 54। 54 के बाद 55 और 55 के बाद 55 ए। इधर से भी आपका क्वेश्चन बना है। अभी झारखंड में 55 ए पूछा गया था एपीओ में, यानी कि सेक्शन छोड़ना नहीं है आपका। इधर सभी सेक्शन याद रखिए। आपका क्रम हम बैठा दें, पहले पहले तो क्रम आपका बैठाना है कि 3 4 जगह से कोरिलेट करके पढ़ना है भाई। देखिए, एक तो सीआरपीसी में मामला जाएगा, दूसरा आपका आईपीसी में, और तीसरा आपका संविधान में। थोड़ा सतर्क रहना, यहाँ कोरिलेट करके पढ़ना है। सीआरपीसी में 432, 433 और 433 ए। और आईपीसी में 54, 55 और 55 ए। और संविधान में अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 को रिलेट करके पढ़ना है। तो पहले आईपीसी निपटा दिया जाए, जो बातें बताई गई हैं। तब आपका देखिए 60 नहीं 54 पहले देखिए। धारा 54 के तहत समुचित सरकार या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा अगर कोई अपराधी मृत्युदंड पाया है तो समुचित सरकार उसका लघुकरण कर सकती है, उसको कम कर सकती है। और किस सेक्शन में कर सकती है, 54 ए में नहीं, 54 में कर सकती है। और अपराधी की रजामंदी के बिना कर सकती है, ये भी पूछा था, सहमत से कि सहमत के बिना।
सहमत के बिना कर सकती हैं। कौन कर सकती है? समुचित की धारा में 54। अब आइए आजीवन कारावास का लघुकरण। तो आजीवन कारावास का लघुकरण सेक्शन 55 में अपराधी की सम्मत के बिना, यहाँ भी एमपी खूब बनता है, रजामंदी से कि रजामंदी के बिना, हाँ रजामंदी के बिना आपका समुचित सरकार आजीवन कारावास का लघुकरण कर सकती है। लेकिन ये जो पूछा जाता है कि ऐसा लघुकरण, देखिए लघुकरण कर सकती हैं और ऐसी दशा में सतर्क ये रहना है कि आपका ये जो अब जो यहाँ क्वेश्चन 55 से पूछा जाता है, वहीं अब सतर्क एक और रहना है कि यदि आजीवन कारावास का लघुकरण किया जाता है तो वह अब कितने वर्षों से अधिक का कारावास नहीं होगा? तो 14 वर्षों से। यानी कि एक दो उदाहरण समझिए और 14 वर्षों से अधिक का कारावास नहीं होगा। और दो तीन पहले उदाहरण अच्छे से देखिए, देखिए ध्यान से, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन आता है और ज्यादा लोग गलत करके ही आते हैं, लेकिन दो उदाहरण से दिमाग में बैठाइए। ये एक अपराधी था, इसे न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा दी। समुचित सरकार ने इसकी सजा को लघुकरण किया। अब लघुकरण किया, समय नहीं बताया कि लघुकरण में हम कितने साल का कर रहे हैं। तो जब समय नहीं बताया समुचित सरकार, केवल लघुकरण कर दिया है, कम कर दिया है, तो अब अपराधी कितने साल से अधिक के लिए जेल में नहीं रहेगा? 14। लेकिन कब? समय नहीं दिया है। तो एक मान लीजिए 10 साल वह पहले से जेल में रहा, ध्यान से समझिएगा, और लघुकरण किया गया, समय नहीं दिया गया। तो अब समय नहीं दिया गया तो अधिकतम रखा ही अब कितना जा सकता है? 14 साल टोटल रखा जा सकता था। तो क्या अपराधी मुजराई या सेटाफ की मांग करेगा कि नहीं करेगा? कि 10 साल तो हम व्यतीत ही कर चुके हैं, लघुकरण किया गया, समय सरकार ने नहीं दिया, तो हम कितने साल तक अधिकतम जेल में रह सकते हैं? 14। और 10 साल तक हम पहले से ही क्या कर चुके हैं? हेलो, हाँ हाँ मैसेज आया है। नहीं तो फोन आएगा तब न बताया जाएगा, मैसेज आया है तो उससे क्या मतलब भाई। बैंक से फोन आता है तब हम बताएंगे, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो जाएगा। वही चेक प्रस्तुत किया गया 10 लाख का। ठीक है, फोन जब मिसमैच होगा तब नहीं कोई दिक्कत, फोन आएगा तब मान रखे हैं आपका सामने ही रखे हैं मोबाइल, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ ठीक। देखिए आपका ये जैसे कि आपका मुजराई का लाभ मिलेगा, और एक सेक्शन आपका और देखना है, कौन सा? 428, जिसमें कि आपका कह सकते हैं कि मुजराई की मांग की जा सकती है। यानी कि अब वो 10 14 साल नहीं भुगतेगा, फिर कितना साल? 4 साल। अब एक और उदाहरण देखिए, मान लीजिए कि माने समुचित सरकार ने लघुकरण किया और कोई समय नहीं लगाया और 10 साल वह व्यतीत कर चुका है, तो अब कितने साल बाद उसे छोड़ दिया जाएगा? 4 साल। क्योंकि लघुकरण के बाद अधिकतम जो अवधि हो सकती है वह 14 वर्ष ही हो सकती है। 14 वर्ष से अधिक अब उसे जेल में नहीं रखा जाएगा। तो किसका लघुकरण करने पर?
मृत्युदंड का कि आजीवन कारावास का हम बता रहे हैं। आजीवन कारावास किस सेक्शन में? 55। किस सेक्शन में? 55। एक और उदाहरण देख लिया जाए तब आगे बढ़ा जाए। मान लीजिए एक अपराधी है, आजीवन कारावास पाया है, धारा 55 के तहत आपका लघुकरण किया गया है, दंड का 5 साल अभी व्यतीत किया है और सरकार ने लघुकरण करके आजीवन कारावास को कितने वर्षों का कारावास कर दिया है? 10 साल। तो आप लोग बताइए, क्या 15 साल रहेगा कि अभी 5 साल और रहेगा? क्योंकि जितनी सजा वह भुगत चुका है तो उसमें लघुकरण के बाद वह फायदे का क्या होगा? हकदार। इसी को हम एक लाइन में क्या कहेंगे? मुजराई कहेंगे, सेट ऑफ कहेंगे। और ये मामला किस सेक्शन से गवर्न होगा? सीआरपीसी। अभी हमने लिखवाया 428 यानी कि 400 आपका 28। तो भाई किसी को समस्या हो तो बताए, 3 उदाहरण बताया गया। इसके बाद आइए 55A पूछा जाता है, ये जो 54 और 55 में समुचित सरकार है, तो समुचित सरकार की परिभाषा किस धारा में? 55A में। तो दो ही तो सरकार हैं, कौन कौन? केंद्र सरकार और कौन? तो समुचित सरकार का मतलब क्या हुआ? केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, दोनों। तो ये 54 और 55 में मृत्युदंड और आजीवन कारावास का लघुकरण कौन कर सकती है? दोनों, यानी कि केंद्रीय सरकार और कौन सी? राज्य सरकार। तो फिर एक क्रम बना लीजिए। तो मृत्युदंड का लघुकरण कौन सी धारा? 54 कौन करेगी? समुचित सरकार। आजीवन कारावास का लघुकरण 55 कौन करेगी? समुचित सरकार। दोनों के लिए समुचित सरकार की परिभाषा कहाँ दी गई है? 55A में। समुचित सरकार का मतलब क्या हुआ? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों। तो क्या मार्क कराएंगे? दोनों मार्क कराएंगे। ये याद करना है। अगर आजीवन कारावास का लघुकरण किया जाता है तो वह अब कारावास कितने वर्ष से अधिक का कारावास में कन्वर्ट नहीं होगा? 14 से अधिक नहीं रखा जाएगा। अब आइए इसके बाद आपका कोरिलेट करना है। आपका एक तो सीआरपीसी से कहीं कोरिलेट कर लीजिए। 432, 433, 433A और 432 का क्लाज 7। एक लाइन देखिए। 432 में यह है कि समुचित सरकार अपराधी की सहमति के बिना दंडों का आपका परिहार कर सकती है। तो परिहार शब्द आ जाए तो सीआरपीसी 432 और लघुकरण आ जाए तो 433। पहला पॉइंट ये पकड़ना है। परिहार आ जाए, छूट, तो कौन सी धारा? 432। लघुकरण आ जाए तो 433 और दोनों का अपवाद 433A। अब उतना डिटेल में नहीं हम जाएंगे। जो मुख्य रूप से आपको देखना है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या समुचित सरकार, यही हो सकता है पूछ ले तो 55A पर ही जोड़कर लिखिए बेयरएक्ट पर। जो 55A आप बेयरएक्ट में लिखे हैं उसी पर लिख लेना है कि समुचित सरकार की परिभाषा सीआरपीसी में कहाँ दी गई है। तो हो सकता है पूछ ले तो 432 के किस क्लाज में? 7 में। किस क्लाज में भाई? तो आपका 432 का क्लाज 7। और क्या पढ़ना है आपको? 55A एक साथ पढ़ना है। तो फिर एक बार हम बताएं तब संविधान में चला जाए। समुचित सरकार आपका माने दंडों का परिहार कर सकती है। तो परिहार आए तो 432 मारिएगा, लघुकरण आए तो 433। समुचित सरकार की परिभाषा सीआरपीसी के किस धारा में? 432। क्लाज पूछ ले तो 7। भाई क्लाज याद रखे कौन सा? यही आपका बचा है। 55 तो आ ही चुकी है। देखिए ये तो राज्य सरकारों का पावर है, केंद्र सरकार का, लेकिन हमारे संविधान में इसके अलावा भी प्रावधान किया गया है।
और वह जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 72 में, भारत के प्रेसिडेंट को ये हक है, ये अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति को क्षमा प्रदान कर सकें, लघुकरण इत्यादि कर सकें, मृत्यु दंड को भी क्षमा दे सकते हैं। कौन सा है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 72। राज्यपाल को भी पावर है, लेकिन एक पावर नहीं है, मृत्यु दंड का लघुकरण कर सकता है, निलंबन भी कर सकता है, परिहार भी, लेकिन एक काम नहीं कर सकता, पूरी तरह क्या करना? माफ। यानी कि मृत्यु दंड को पार्डन कौन दे सकता है भारत में? अब आईएएस का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो केवल और केवल क्या मार कर आएंगे? राष्ट्रपति। राज्यपाल दंड कम कर सकता है, लेकिन पूरी तरह मृत्यु दंड को माफ, आईएएस में भी आया था। तो इस प्रकार आपका 55 ए भी हो गया, 56 निश्चित है, 57 बता ही दिया गया, आपका 58, 59, 60, 61, 62 ये खत्म है। अब आपका 63 एक एक लाइन का क्वेश्चन है। तो कल जुर्माना पढ़ाया जाएगा भाई, थोड़ा जाना है बैंक भी अभी, कुछ। हाँ।